Hello, good evening everyone. We are just waiting for everyone to join. We'll start the session once everyone has joined and waiting for our guest speaker too. We have a very interesting topic and an interesting guest with us for today. A minute for him to join. So, good evening everyone. Good evening, sir. Good evening. Good evening, everyone, all the viewers watching us. I am Sneha Singh, BGen Campus Ambassador, and today we are having another live session with one of the esteemed speaker whose name does not need any introduction. Today we have with us Dr. Saurabh Bali, who is an BHMS doctor practicing over several years, inspiring all the patients and the doctors, practicing doctors, and the students like me. Along with BHMS, he has done MD in homeopathy and DNHE, which is dietitian and nutrition education. So we really want to welcome Sir for this collaboration and for the live session for the students at this late in the night, despite his busy schedule. Thank you so much, Sir, for नहीं, collaborating with us. thank you. Thanks a lot for. So the session we are going to have is on a very interesting topic, I must say, that is essential guidelines for the beginners in homeopathy, what every new practitioners should know. So this is going to be an interactive session for all the viewers as well. If you have any query, you can write in the chat box. Though I have many queries from Sir, which I have prepared, I wanted to know him from the guest speaker, from the excellent speaker as well. Thank you. Thank you. I start with the session Yeah, now. yeah, yeah, sure. Okay, so this KBC or the questionnaire round starts with my first question for Sir is, what are the absolute must known elements of a thorough homeopathic case taking, especially in the initial consultations? ओके सो यहाँ पे ना हमें सबसे पहले डिफरेंस करना आना चाहिए कि हमारा केस जो है एक्यूट है या फिर क्रॉनिक है। इसके लिए हमें पहले से ये क्लियर होना चाहिए हम किन केसेस को एक्यूट करते हैं कंसिडर और किसको क्रॉनिक करते हैं। टू गिव अ जनरलाइज पिक्चर, पेशेंट जब हमारे पास आएगा सबसे पहले हमें उसकी चीफ कंप्लेंट्स या फिर प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। टू नो अबाउट द हिस्ट्री या एक्चुअल उसकी सफरिंग क्या है, ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए। वी हैव टू नोट इट डाउन उस लैंग्वेज में जो कि पेशेंट ने बोला है एग्जैक्टली। केस का एनालिसिस हम बाद में करेंगे और उसको हम मेडिकल लैंग्वेज में या अपनी लैंग्वेज में या फिर वो वर्ड्स हम तब यूज कर सकते हैं जिससे देखकर हमें मेडिसिन पता लगे। बट इनिशियली यू हैव टू मेक श्योर कि आप वही लैंग्वेज यूज करें जिसमें पेशेंट आपको बता रहा है। सेकेंड आता है फिर आपका पास्ट हिस्ट्री, हाउ डिड द प्रॉब्लम स्टार्ट, नंबर वन। सेकेंड, या पेशेंट को और भी कोई दिक्कतें रही थी पास्ट में विच कुड बी रिलेटेड टू दिस, या कोई ऐसी मेजर इलनेस रहा हो पहले। थर्ड हमारा आएगा फैमिली हिस्ट्री पे, क्या जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट वो लेके आया उसका कोई जेनेटिक प्रीडोमिनेंस है, ये हमको जानना पड़ेगा। उसके लिए पास्ट हिस्ट्री बहुत जरूरी है। हमें समझना इस तरीके से है जो पेशेंट का एक फर्स्ट परफॉर्मा होता है या जो केस टेकिंग का आपका फॉर्मेट है उसके अंदर जहाँ पे हम नाम पूछते हैं, एज पूछते हैं, रिलीजन पूछते हैं, लोकेशन या ऑक्यूपेशन पूछते हैं, ये सारी चीज आप सिर्फ भरने के लिए या फॉर्मेलिटी के लिए ना भरिए, बट आपको रियलाइज होगा कि इवेंचुअली ये सब चीज काम में आती है। उसका ऑक्यूपेशन बहुत ज्यादा रिलेट करेगा उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट से, उसका रिलीजन कई बार बहुत ज्यादा
जो है रिलेट करेगा उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट से, नॉट बिकॉज वो पर्टिकुलर रिलीजन प्रैक्टिस करता है, लेकिन हर रिलीजन के साथ हमें काफी सारी चीजों का प्रीडोमिनेंस देखने को मिलता है, क्योंकि उनकी डाइट उस पर डिपेंड करेगी, फिजिकल एक्टिविटी उस पर डिपेंड करेगी, तो उनकी कंप्लेंट्स भी डिपेंड करेंगी। लास्ट में आएगा हमारा जनरल सिम्टम, जो कि हम पेशेंट से पूछते हैं, एपिटाइट के बारे में, थर्स्ट के बारे में, बाउल मूवमेंट्स है, स्लीप है, इस तरीके की चीजें, फिर लाइफस्टाइल हैबिट्स, और लास्ट में एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा, मेंटल जर्नल्स। जब हम बात करते हैं मेंटालिटी कैसी है पेशेंट की, हमारा फोकस इंस्टेड ऑफ इस पे कि पेशेंट का जनरल मेंटालिटी कैसी है, इस पर होना चाहिए जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स है, उस वजह से उसकी मेंटालिटी में चेंज क्या आया है। अगर थोड़ा सा फोकस हम इस पे करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी ड्रग पिक्चर जो है थोड़ी सी और ज्यादा बेटर निकल करके आएगी। तो आई गेस कि सारे पॉइंट्स हमने कवर इसमें कर लिए हैं। That means every part of the case taking is as important as it is written. यस, आपको लग सकता है जब हम इंटर्नशिप में बहुत सारे केसेस एक साथ लिखते हैं, हो सकता है कि आपको लगे नाम की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है या एज की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ऑक्यूपेशन में कुछ भी लिख दो इसका, या रिलीजन में कुछ भी लिख दो, बट जितना ज्यादा आप क्लिनिक में प्रैक्टिस करते हैं उतना ज्यादा यू विल रियलाइज कि इन चीजों की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। Okay. So, second question I have from sir is some practical tips on how to effectively elicit the core essence of patient during case taking. सी, अब जो हमने पहले बात की थी, जब हमें कोर एसेंस करना है तो कहीं ना कहीं हम मेंटल जनरल्स की बात कर रहे होते हैं, है ना। तो सबसे पहले यू हैव टू मेक श्योर कि पेशेंट के साथ आपका रिलेशन बहुत ज्यादा अच्छा है। जिस कम्युनिटी में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वहां पर आपकी इमेज एज अ डॉक्टर ही है, और और कुछ नहीं है, या पेशेंट आपके साथ कंफर्टेबल फील करना चाहिए, कॉन्फिडेंट फील करना चाहिए, तभी वो आपको एक्चुअल अपनी कंप्लेंट या जो चीजें आप पूछना चाह रहे हो, मोस्टली पेशेंट्स के को नहीं लगता कि ये आपके हेल्थ रिलेटेड जरूरी है या इसका कोई रेलेवेंस है, तो आपको इंश्योर करना है आप वही चीजें पूछो उनसे, उन्हें लगना भी चाहिए रेलेवेंट है, साथ ही उन्हें कॉन्फिडेंट फील होना चाहिए आपको बताने के लिए। सेकंड, जो हमने पिछली बार डिस्कस किया था इसमें कि हमें क्या क्या चीजें पूछनी है, तो जब हम पेशेंट से पूछते हैं आपका प्रॉब्लम के बाद मानसिक स्तर में क्या बदलाव आया है, वहां से आपको पता लगेगा उसका कोर एसेंस क्या है, और इसको जब आप कंबाइन करेंगे अपनी मेटीरिया मेडिका की नॉलेज के साथ या फिर अपनी ड्रग पिक्चर्स के साथ, तब आपकी एक्चुअल टोटलिटी निकल के आएगी। ठीक है, फाइनली हमको जो है इसमें बहुत सारा, हाँ जी, आई गेस कि ये काफी है हमारे लिए कोर एसेंस को जानने के लिए, जिसमें हमें रेपो अगर हम बढ़िया से पेशेंट के साथ बनाते हैं तो यू विल रियलाइज कि पेशेंट आपको बहुत सारी चीजें ऐसी बता देगा जो कि आपके केस से रिलेटेड भी नहीं होंगी, बट जब आप बाद में टोटलिटी निकाल रहे होंगे तो आपको वो चीजें काम आ जाएंगी। तो जस्ट कीप नोटिंग इट डाउन। Okay. I am to noting all the details, sir. यस। Question is, what are the some common pitfalls that students should avoid during starting of their homeopathic journey? सी, सम कॉमन पिटफॉल्स ये होंगे इसमें, मैंने पर्सनली ये चीज देखी है बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ, जब खासकर की होम्योपैथिक प्रैक्टिस में जब हम स्टार्ट करते हैं, हमारा हमारे मन में एक इमेज बनी होती है जो कि बचपन से अभी तक कल्टीवेट की जाती है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत मेरे ख्याल से रेयरली स्टूडेंट्स होंगे जो कि होम्योपैथिक डॉक्टर के पास गए होंगे अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए। मोस्टली जो पेशेंट्स होते हैं या मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं, इन्होंने मन में आइडिया एक एलोपैथिक प्रैक्टिस के थ्रू बनाया होता है कि पेशेंट आया, हमें उसने दिक्कत बताई, वी हैव टू ट्रीट इट। तो इनिशियली बहुत सारे स्टूडेंट्स थेराप्यूटिक्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, यानी पैथोलॉजिकल सिम्टम्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं एक गलती हो जाता है, मेन एसेंस वो खो देते हैं। दूसरी चीज, रिकॉर्ड कीपिंग हमारे यहाँ पे प्रॉपरली नहीं हो पाती है, तो रिकॉर्ड कीपिंग पे हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है, बिकॉज ये जो रिकॉर्ड कीपिंग है यही आगे जाके हमारी ड्रग प्रूविंग में भी हेल्प करेगी। ठीक है, हेल्प करती है यही चीज। आप छोटा सा अपना एक रिसर्च मॉड्यूल अपने क्लिनिक में भी बना सकते हो कि मैंने एक्स पेशेंट आया, उसको वाई मेडिसिन दी फॉर अ जेड कंप्लेंट, क्या रिजल्ट आया,
आप अगर 100 पेशेंट्स का डेटा बनाते हो और ये किसी के भी सामने प्रेजेंट करते हो, तो इससे आप बिगर रिसर्चेस में भी जा सकते हो स्केल अपना बड़ा करने के लिए। ठीक है। सेकेंड जो हमारा पिटफॉल आता है, हमने जो सिम्टम्स पढ़े होते हैं बुक्स में या अपने मेंटोर से सुने होते हैं, हम क्लिनिक में जाके वही सिम्टम ढूंढना शुरू कर देते हैं। हाँ। अगर हमें पता है कि एक मेडिसिन है जो कि थर्स्टलेस है और हमें पेशेंट में ये चीज दिखती है कि हाँ सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इस मेडिसिन के साथ जा रहे हैं, अगर वो पेशेंट थर्स्टी भी होगा तो यहाँ पे डॉक्टर इतनी कैपेबिलिटी रखता है कि उससे बुलवा देगा कि नहीं उसे प्यास नहीं लगती। ठीक हाँ। है। या हमें अगर सारे सिम्टम्स मिलते हैं नाट्रम म्यूर के और हमें बस एक चीज मिसिंग है कंफर्म करने के लिए, इसको सॉल्ट की क्रेविंग होनी चाहिए, तो बार बार उससे ये पूछ के अच्छा नमक तो थोड़ा ज्यादा खाते ही होगे, अच्छा आपको फीका खाना पसंद है, वो बोलेगा नहीं मेरे को तो नमक। तो ये लीडिंग क्वेश्चन जिनको हम कहते हैं, कहीं ना कहीं पेशेंट, क्योंकि हम अगर हमने 10 ही दवाइयां पढ़ी हैं और क्लिनिक में हमारे पास उनमें से भी 8 ही दवाइयां हैं, तो अब वही हमको देनी है उसको। अगर पेशेंट कुछ भी इधर उधर बोलता है, हमें कोशिश करते हैं उसको एक बॉटल नेक में डाल करके इन्हीं 8 में से कहीं एक वो फिट हो जाए। तो यहाँ पे डॉक्टर जो है इनिशियली थोड़ी गलती कर देते हैं, इवेंचुअली उनको ये चीजें समझ में आ जाती हैं। लास्ट में एक जनरल और मेंटल सिम्टम्स कई बार हम जो है लेना भूल जाते हैं पेशेंट से, बस पेशेंट आया मुझे फीवर है या बॉडी एक है, 2-3 हम क्लैरिटी लिखते हैं उसकी या प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स लिखते हैं, प्रिस्क्राइब कर देते हैं। ये दिक्कत इनिशियली तो होती है, इवेंचुअली भी जब आपकी ओपीडी ग्रो करती है, दिन में आपके पास 50 पेशेंट्स 100 पेशेंट्स होते हैं, तो आपको ये समझ में कहीं वहां पे ये दिक्कत इतनी बड़ी नहीं होती है, कहीं ना कहीं डॉक्टर के पास एक ड्रग पिक्चर मन में बन चुकी होती है, हर केस को वो उतना डीपली रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं समझता। लेकिन जैसे कि हमने बताया था, मन में एक इमेज जो डॉक्टर की बनी होती है कि आप क्लिनिक में बैठे हो, अटेंडेंट साथ में है, एक पेशेंट आपके सामने है, 10 पेशेंट बाहर है, आप बस पर्चे पे लिखते जाओ, तो ये जो इमेज बनी होती है कहीं ना कहीं हमें इग्नोरेंस कॉज कर देती है, हम सिम्टम्स प्रॉपरली ले ही नहीं पाते। ये एक मेजर पिटफॉल हो जाता है। फाइनली हम जो है फॉलो अप्स बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं लेते, पेशेंट आता है, ये हम मेडिसिन स्किप बहुत जल्दी कर देते हैं। ठीक है, नक्स वोमिका से रिलीफ नहीं मिला, नेक्स्ट टाइम हम ट्राई भी नहीं करते कि हम उसकी पोटेंसी चेंज कर लें या अगली रेमेडी सोच लें, हम इमीडिएटली जो रिपर्टरी में नेक्स्ट रेमेडी आई होती है वो लेते हैं। फॉलो अप केस टेकिंग प्रॉपरली नहीं होता। अगर पेशेंट ने बोला कि रिलीफ है, आई एम फीलिंग बेटर, तो हम सेम दवाई रिपीट कर देते हैं। अगर पेशेंट ने बोला वर्स है, तो हम अपनी दवाई चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम फॉलो अप प्रॉपरली नहीं कर पाते, वो दिक्कत हो जाता है। एक्चुअली इतना कॉन्फिडेंट भी नहीं होते ना अपने प्रिस्क्रिप्शन को लेकर, तो कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, दिस इज नंबर वन। दूसरा, जब आप कमर्शियल एस्पेक्ट में बात कर रहे हो, अभी हम होम्योपैथी के एस्पेक्ट से नहीं बात करते, कमर्शियली पेशेंट ने आपको पैसे दिए, उसको एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर नहीं करवाना। तो अगर वो पेशेंट ठीक नहीं होता तो एकदम से वो आपको बोलेगा कि ठीक है भैया अभी तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से, ये एक कारण बन जाता है हमारे डर का। तो फिर डॉक्टर जो है अपना एजुकेशन भूल करके अब पेशेंट को केटर करने लगता है। बट यहाँ पे उसे थोड़ा धीरज रखने का जरूरत है कि आराम से बैठे और अपना दोबारा से केस एनालिसिस करे। कुछ नहीं तो पेशेंट को बोलो दवाई जो आपको देनी है वो मेरे पास अभी नहीं है, आने वाली है आधे घंटे में, आप आधे घंटे में फिर आ जाओ, तब तक अपना केस दोबारा एनालाइज कर लो। दिस आई फील की इज अ मेजर पिटफॉल। So, a simplified guideline for the beginners from Dr. Saurabh Bali. हाँ, इसमें मैंने जो है ये वाला एक क्वेश्चन था विच आई वांटेड टू शेयर, इसमें मैंने तैयारी भी करी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पेशेंट अगर बैठा है सामने, सुनने की आदत डालो। पेशेंट के सेंटेंसेस कंप्लीट नहीं करने हैं हमें, लेट हिम स्पीक। कब उसको हमें रोकना है, जब वो बिल्कुल ही अपनी स्टोरी से या अपनी प्रॉब्लम से किधर और चला जाएगा। अगर वो आपसे अपने पड़ोसी के घर की दिक्कतें शेयर करने लगता है, वहां पे आप थोड़ा सा नज करके वापस लेके आ जाते हो, बट उसको सुनने की आदत डालनी है हमें। फर्स्ट थिंग इज दिस। सेकेंड, रिकॉर्ड टेकिंग, हमें सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड टेकिंग करनी है उसकी, पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था। इसमें भी कई बार हम पेशेंट को काट देते हैं कि नहीं पहले तो हमको यही बताओ, ये जो पैर में दर्द है ये कब से शुरू हुई थी, अगर वो कुछ और भी कह रहा है।
ऐसे नहीं करना, सारी चीजें आप लिखते जाओ। आपने उसका क्रोनोलॉजी खुद से बनानी है बाद में, बट फर्स्ट लिसनिंग एंड आपका केस टेकिंग बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। फाइनली हम जो है PQRS सिम्टम्स अपने लेके जाएंगे, क्या क्या पिक्युलरिटी है उसकी, क्या क्या चीजें हैं, वो सब करेंगे। इसके बाद हम करेंगे की नोट्स और जनरल। ये हेल्प करेगा ड्रग पिक्चर हमारी बनाने में। ठीक है। अब हम इनिशियली पेशेंट्स को, डॉक्टर्स को एक इजी तरीका मिलता है दवाई निकालने का, वो है आज के जो हमारे रेडार सॉफ्टवेयर हैं या रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर हैं। बट आई थिंक कि कम से कम 1 साल तो आपको बुक वाली रिपोजिटरी को रेफर करना चाहिए। इससे आपका फाइनल कंप्यूटराइज रिपोजिटरी भी उसका यूसेज बेटर हो जाएगा, है ना। जब आपको जब आप वो लेबोरियस प्रोसेस कर लोगे कि आपने 10 दवाइयां पढ़ी हैं, उसके बाद स्कोरिंग करी है, तो आप एक तो रेडार को अप्रिशिएट ज्यादा करोगे या इसको ये करोगे, आपका सिलेक्शन भी बेटर हो जाएगा। ठीक है। तो हमें अपनी रेमेडी को कंफर्म करना है मटेरिया मेडिका से, इनिशियली बात करेंगे। अब फॉलोअप्स पे ध्यान देंगे कि पेशेंट को ऐसा क्या बोले कि वो 1 हफ्ते बाद दोबारा वापिस आए। ट्राई टू बिल्ड अ रेपो। वापिस आएगा तभी तो आप अपना रेमेडी सिलेक्शन को कंफर्म कर पाओगे। आपने बहुत अच्छा रेमेडी सिलेक्ट किया, जो जो पेशेंट ने बोला मटेरिया मेडिका में एग्जैक्टली वही दिखता है। मुझे 12 बजे ही दर्द होता है, 2 बजे ही मैं ठीक होता हूँ, रिपर्टरी में भी वही दवाई निकल के आई, बट पेशेंट वापिस ही नहीं आया, तो कंफर्मेशन नहीं हो पाया। नेक्स्ट टाइम दवाई दी तो बात नहीं बनेगी। ठीक है। फाइनली जो हमने बात की थी, डॉक्यूमेंट सब कुछ करना है हमको, कौन सी दवाई दी, अगर अच्छा रिजल्ट आया है तो भी, अगर अच्छा रिजल्ट नहीं आया है तो भी, दोनों ही केसेस में डॉक्यूमेंट सब कुछ करना है आपको। ये एक गाइडलाइन रहेगी। आई हैव रेड समवेयर कि मतलब होम्योपैथी को ना बहुत ज्यादा अपने आप को प्रूव करना पड़ रहा है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वो नहीं है कि ना टेस्ट है, साइंटिफिक प्रोसेस हम दिखा पाए, हम प्रूव कर पाए। तो उस टाइम पे ना मतलब ये जो हम डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं एज डॉक्टर, ज्यादा हेल्प करेगा होम्योपैथी को एक्सपैंड करने में, क्योंकि हम शो कर सकते हैं। स्नेहा, एक बार आप अपना क्वेश्चन दोबारा रिपीट करना कि आपने बोला होम्योपैथी में टेस्ट नहीं है बहुत सारे, इसका क्या मतलब होता है? मतलब जैसे एलोपैथी में वो दिखा देंगे कि बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं, ऐसा हो जाता है इस मेडिसिन से, हम ऐसे नहीं दिखा पाते हैं। क्यों नहीं दिखा पाते हैं? मतलब क्या? नहीं, हमारे पास भी क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। और आपको पता है देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस अभी जो कि पुरानी जो मेडिसिन प्रूव हो चुकी हैं कि ये इस प्रॉब्लम में आपको हेल्प करेगा, उनकी वो रीप्रूविंग कर रहे हैं टू री एस्टैब्लिश द फैक्ट। और ये देखो, जैसे आप बीइंग होम्योपैथिक फिजिशियन, आपने ये चीज बोल दी कि हम दिखा नहीं पाते, वो लोग दिखा देते हैं। ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। और अगर आपके मुंह से ये बात आ रही है तो आप सोचो जनरल पब्लिक के मुंह से क्या बात आएगी, है ना। बट ऐसा नहीं है, क्लिनिकल ट्रायल्स हमारे पास भी है और पब्लिक फोरम्स पे वो चीजें अवेलेबल है, हर कोई जा करके उसको देख सकता है। आपकी जो बुक है क्रॉनिक डिजीजेस, वो बनी पूरी ड्रग प्रूविंग पे है ना। तो वो क्या है, वो सारे रिकॉर्ड कीपिंग्स की वजह से हमें क्लिनिकल ट्रायल्स ही तो देखने को मिलते हैं। लेकिन अभी वो चीज दोबारा से होना शुरू हो गई है कि हम रीप्रूविंग कर रहे हैं ड्रग्स की। और ये अगर हर एक फिजिशियन अपने क्लिनिक में हजार हजार पेशेंट्स का भी डेटा क्रिएट कर दे, हर क्लिनिक में किसी एक बीमारी की अबंडेंस होगी, सिमिलर कंप्लेंट्स उसको देखने मिलेंगी। सिंपल सा डेटा कि मैंने 3 दिन से इसको हंसी थी, ब्राइनिया दवाई दी 30 पोटेंसी में, ट्वाइस अ डे रिपीट करने के लिए, 7 दिन में रिलीफ मिला। सेम ऐसी चीज मैंने 100 पेशेंट्स को दी, 70 में मुझे ये रिजल्ट मिला है। तो क्या ये अपने आप में क्लिनिकल ट्रायल नहीं है? अगर हम इसको 1000 पेशेंट्स का डेटा लेकर किसी भी रिसर्च बॉडी के पास जाते हैं, बहुत इजीली आपको ग्रांट्स मिलते हैं। अगर वो देखें कि पहले का आपका ये सारा जो आपका प्रोजेक्ट है, ये आपने बहुत ही ज्यादा स्टूडियसली किया है, सारे पॉइंट्स इसमें कवर है, तो आपको बॉडीज मिल जाएंगी जो कि सपोर्ट करें आगे लार्ज स्केल पे डेटा करने के लिए। और हमें किसी को कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं होती इसके अंदर, किसी से कंपटीशन करने की जरूरत नहीं होती। तो एक जो हमने बात करी थी बेसिक गाइडलाइंस क्या है प्रैक्टिशनर के लिए, उसमें एक पॉइंट और है, कभी भी किसी दूसरे डॉक्टर को जो है डिमीन नहीं करना आपको। क्योंकि मोस्टली आपके पास पेशेंट आएगा, मैं एलोपैथिक दवाई खाता था नींद के लिए,
बट उससे सारा दिन मैं थकावट महसूस करता था। सबसे पहले हमारा जो यहाँ पे नया और यंग डॉक्टर होता है, अभी अभी क्लिनिक स्टार्ट किया होता है, उसको ये बहुत अच्छा एक फुल टॉस बॉल लगता है कि चलो तुरंत वो भी पेशेंट के साथ साथ, अरे वो डॉक्टर तो खराब है, ये दवाई से तो होता ही यही है, ये दवाई देनी नहीं चाहिए थी। कभी आपने किसी भी डॉक्टर को ब्लेम नहीं करना। हर एक डॉक्टर अपनी साइड से अच्छा ही करता है पेशेंट के लिए। Hmm. आपने अपने मेरिट्स बताने हैं, ना कि दूसरे के डीमेरिट्स बताओ। ठीक है। So next question is, what are the some must know differences in approaching an acute versus an chronic case? ठीक है, तो इसमें आई वुड हाईली रिकमेंड कि हर कोई एक थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज हेलीमन की बड़ी वाली नहीं, इतनी छोटी सी बुक की है, आई थिंक 150-200 पेजेस की है। और ये वाइवा का एक बड़ा फेवरेट क्वेश्चन भी है, क्रॉनिक और एक्यूट डिजीज में फर्क क्या होता है Hmm. ना। तो पहले डॉक्टर को ये समझना जरूरी है एक्यूट केस कौन सा है, क्रॉनिक केस कौन सा है। क्योंकि ऐसा कोई टाइमलाइन तो है नहीं, 3 दिन है तो एक्यूट, 1 महीना है तो क्रॉनिक। Hmm. जहां उसको ये समझ में आ गया, मानो आधा काम उसका हो गया। ठीक है। अब एक्यूट केस में पेशेंट को रिकवरी चाहिए तुरंत, है ना। कि अगर उसको फीवर आज है और आप बोलो कि नहीं 1 हफ्ते तक फीवर में ही रहोगे, वो आपके पास नहीं रुकेगा। तो Hmm. उसको पेशेंट को रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं है होम्योपैथी को प्रमोट करने में। Hmm. उसको अपने सिम्टम से रिलीफ चाहिए। Hmm. अगर आप दे सकते हो तो वेल एंड गुड, उसका एक साइड इफेक्ट होगा कि आपकी पैथी भी प्रमोट हो रही है, बट यू हैव टू बी क्विक इन दैट। तो आप उसमें जो उसके प्रेजेंटिंग सिम्टम्स है उस पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दोगे। आई थिंक डॉक्टर प्रफुल्ल विजेकर का एक थ्योरी ऑफ एक्यूट्स का एक ऐप आता है, विच इज वेरी गुड, एंड आई फील कि हर किसी को वो करना चाहिए। ऐप है, उसमें 4 या 5 वो क्वेश्चंस पूछते हैं पेशेंट से कि आपका एक्टिविटी लेवल क्या है और ये बीमारी होने के बाद क्या क्या चेंजेस आए, बेस्ड ऑन दैट आप प्रिस्क्राइब करते हो। विच आई फील मेरे क्लिनिक में तो बहुत ज्यादा उससे मेरे को फायदा हुआ है। क्रॉनिक डिजीज की जब हम बात करते हैं, यहाँ पे हमारा जानना जरूरी है प्रॉब्लम हुई किस वजह से है, क्या उसका कॉज रहा था, क्या इसमें कोई मेंटेनिंग कॉज भी अभी चल रहा Hmm. है ना। कि अगर पेशेंट को कोई भी दिक्कत है, क्या सिंपल सा है, पेशेंट को अगर इचिंग की दिक्कत है Hmm. ना, और हम सारी दवाइयां दे देते हैं उसको, लेकिन फिर भी जो है उसकी कुछ भी ठीक नहीं होती है, उसके अंदर हम समझ नहीं पाते क्या करना है। तो यहाँ पे हमें क्रॉनिक डिजीज है, सिस्टमिक एग्जामिनेशन भी करना जरूरी है उसका। हमको उससे पूछना जरूरी है कि आप किसी चीज से एलर्जिक तो नहीं है। अगर वो एलर्जिन के कांटेक्ट में है तो यहाँ पे हमारा वो हमारे लिए एक मेंटेनिंग सिम्टम बन जाएगा। ठीक है, मेंटेनिंग कॉज बन जाएगा इसका कि ये इस वजह से है। तो पहले आप उसका एलर्जिक टेस्ट करवाएंगे, पॉजिटिव आता है तो एलर्जिक पैनल करवाएंगे, जहां पे आपको पता लगेगा इस चीज से एलर्जी है। तो कई बार क्रॉनिक केसेस में यूज की कि मैनेजमेंट से ही काफी रिलीफ हो गया, तो उसको स्किप नहीं करना। और यहाँ पे आप पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन और ज्यादा बेटर जज कर सकते हैं। प्लस क्रॉनिक डिजीज में आपको 3 या 4 फॉलोअप्स मिलेंगे, अगर आप बहुत ज्यादा लकी हैं तो। अगर इसके बाद आपको तब मिलेंगे फॉलोअप अगर आपका रिजल्ट अच्छा है, अगर पेशेंट को रिलीफ हो रहा होगा तो वो वापिस आएगा। तो इन शॉर्ट, हम एक्यूट केसेस में प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे, क्रॉनिक केसेस में पेशेंट पे थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे। ये बेसिक एक फर्क, प्लस साथ में एक्यूट और क्रॉनिक का डिफरेंस जो है हमें पता होना चाहिए। Okay. So, how can a student begin to develop confidence in their remedy selection? प्रैक्टिस, Hmm. सिर्फ प्रैक्टिस करने से ये चीज हो सकती है। तो आइदर इंटर्नशिप के टाइम पे अगर आपकी ड्यूटी 5 बजे खत्म होती है, थोड़ा और ज्यादा उसमें एफर्ट लेकर के ट्राई टू सी एज मेनी पेशेंट्स एज यू कैन। अगर आप अपना किसी के अंडर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, अपना क्लिनिक स्टार्ट कर रहे हो, पहले से क्लिनिक नहीं है, तो इट इज वेरी रेयर कि आपको पेशेंट्स देखने मिलेंगे। यस, इट इज वेरी रेयर कि आपको पेशेंट्स देखने मिलेंगे फर्स्ट ईयर में। अगर पेशेंट्स देखने भी मिलते हैं आपको, फॉलोअप्स नहीं मिल पाएंगे आपको बहुत ज्यादा, तो आप कंफर्म नहीं कर पाओगे।
रेमेडी सिलेक्शन करने के लिए एक तो आपको कोई भी पेशेंट आता है, किसी भी बीमारी का आया है, पहले प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन से उस बीमारी के बारे में पढ़ना है। उसके बाद उस बीमारी के लिए क्या क्या मेडिसिन यूज हो सकती हैं, 5 मेडिसिन कोई भी, और साथ में इन 5 मेडिसिन की अब हम ड्रग पिक्चर्स पढ़ेंगे। तो आपका वे ऐसा होना चाहिए, डिजीज आया, डिजीज के बारे में पढ़ा, उसके थेरेप्यूटिक्स कौन कौन से हैं, यानी कौन सी कॉमनली दवाइयां दी जाती हैं इसमें, फिर ये थेरेप्यूटिक मेडिसिन की ड्रग पिक्चर्स क्या क्या है। यही प्रोसेस अगर आप 100 पेशेंट्स में रिपीट करते हो तो ब्रॉडली आप सारी चीजें कवर अप कर लोगे, और रेमेडी सिलेक्शन में कॉन्फिडेंस आएगा फॉलो अप से, तो पेशेंट बेटर हो रहा है। तो कई बार हमें सोचना पड़ता है कि सिर्फ रेमेडी चेंज कर दें या पोटेंसी चेंज करें। बहुत सारे लोग कभी पोटेंसी चेंज ही नहीं करते, अगर नहीं बात बनती तो रेमेडी दूसरी दे देते हैं, मेडिसिन दूसरी दे देते हैं। बट ये कोई, इसमें एक चीज ये भी आती है कि आपके पास नक्शवानिता खट्टी में तो होती है, 200 में होती ही नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं होती। पेशेंट को हम ये चीज कह नहीं सकते, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप आधे घंटे बाद आ जाना, कल आ जाना, बिकॉज अभी आपका इतना, ना आपका कॉन्फिडेंस है और ना पेशेंट को आप में इतना ट्रस्ट है कि उसके लिए एक दिन और लगाएगा। तो रेमेडी सिलेक्शन के लिए सिर्फ प्रैक्टिस और पहले कंफर्म करो बुक से कि यही दवाई देनी है, फिर उसे रिकंफर्म करो फॉलोअप से, जो भी करना पड़े करो, बट पेशेंट को दोबारा लेके आओ। भले ही इनिशियली खुद फोन करना पड़े कि आपका आज फॉलोअप डेट था, आए क्यों नहीं, तो आपने आना है उसके अंदर। ठीक है, इसी तरीके से आपका रेमेडी सिलेक्शन और ज्यादा बेटर हो जाएगा। So the second question we have is, what are the essential aspects of patient management that homeopathy students should be aware of from their start of their clinical practice? ठीक है, एसेंशियल एस्पेक्ट्स के लिए सबसे पहले जो हमने बात किया था, एक आपका क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए फर्स्ट। सेकेंड, पेशेंट की एक्सपेक्टेशंस आपने रियलिस्टिक सेट करने हैं। आपने उसको नहीं बोलना कि आपका किडनी स्टोन 15 दिन में निकल जाएगा, आपने उसे नहीं बोलना कि 10 साल पुराना सोराइसिस 20 दिन में ठीक हो जाएगा। और आपको पता है ये ना केवल पेशेंट के साथ इनजस्टिस आप कर रहे होते हैं उसे ऐसा टाइम लिमिट देके, बल्कि ये एथिकल भी नहीं है, क्योंकि आपको तो ये चीज पता नहीं है कि वो कितनी जल्दी ठीक होगा। फैक्टर्स उसमें सिर्फ दवाई का नहीं है, फैक्टर्स पेशेंट का भी है, वो दवाई लेता है कि नहीं। तो कभी भी पेशेंट को अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन आपने नहीं देना है। अगर आपको लगता है, अगर आपको नहीं पता कितने दिन में ठीक होगा, उसको ये चीज बोलो, हमें नहीं पता, हम 15 दिन में फॉलो अप करेंगे कैसी प्रोग्रेस हुई है, उसके बेसिस पे आगे बात करेंगे, फर्स्ट चीज तो। Okay. ठीक है, फिर जो हमने बात करा था, रेमेडी का रिस्पॉन्स हमें मॉनिटर करना है, वो हमारा फॉलोअप से होगा। फॉलोअप हमारा हो रहा है कि नहीं, नहीं हो रहा तो किस वजह से नहीं हो रहा। फिर हमें बात करनी है रिकॉर्ड कीपिंग की, रिकॉर्ड कीपिंग कितने प्रॉपर है हमारी, 1 महीने में कितना पेशेंट आया, 1 महीने में कितना फॉलोअप आया। इनिशियली अगर 100 पेशेंट पूरे महीने में आता है, 20 फॉलोअप्स है, तो यू आर एट अ गुड नंबर। 20% का आपका रिकरेंस बहुत अच्छा रेट है। ये धीरे धीरे करके आपका बढ़ जाएगा, कई लोग ठीक हो जाते हैं तो इस वजह से नहीं आ पाते, बट रिकॉर्ड कीपिंग इज मस्ट आपका। ठीक है, रेमेडी रिस्पॉन्स हमने देखना है, केस रिकॉर्ड ढंग से हमने मैनेज करने हैं। और जो हमने एक और बात की थी, पेशेंट अभी तक जो ट्रीटमेंट लेके आया है या जिस डॉक्टर से लेके आया उसे गाली नहीं देनी, डिस्करेज नहीं करना है उसको हमें। ठीक है, आप सेम दोबारा मैं बताता हूँ, आपने अपने मेरिट्स की बात करनी है, दूसरे के डीमेरिट्स की बात नहीं करनी। ठीक है, इसको आपने ध्यान में रखना है। Okay, sir. Sir, another question is, what are the key indicators to look for during follow-up consultation to assess the effectiveness of the chosen remedy? ठीक है, फॉलोअप जब हम ले रहे होंगे तो इसमें अगर हमने कोई वो कराया है, कोई हमने ब्लड टेस्ट कराया है, तो एक तो हम ब्लड टेस्ट दोबारा करा के देखते हैं टू सी कि अगर रीनल स्टोन है तो अभी किस स्टेज पे है, अभी है भी कि नहीं, साइज उसका क्या है, या इन्फेक्शन का केस है तो ईएसआर उसका अभी सेम लेवल पे है कि नहीं, ये चीजें हम देख सकते हैं। सेकेंडली, पेशेंट से हम पूछते हैं आप बताइए क्या चेंज लग रहा है, उसको हमें साथ में ये भी बोलना होता है दिक्कत पहले से बढ़ गई है या कम हुई है। इससे क्या होगा, कभी कभी पेशेंट जो है
थोड़ा सा हिचकिचाता है ये बताने में आपको कि मैं तो ठीक ही नहीं हुआ, उसको आपका तरस आने लगता है, इतना टाइम हो रहा है और नहीं हो पा रहा। तो आप जब उसे बोलते हो बड़ी तो नहीं दिक्कत या बढ़ गई है कम हुई, ओपन एंडेड उसके पास छोड़ रही, तो वो आपको बेटर बता पाएगा। साथ में सिर्फ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स की नहीं बात करनी है हमें, वो तो करनी है, दैट इज बट ऑब्वियस, लेकिन जो हमने इनिशियल कंसल्टेशन में सारी चीजें पूछी थी, तो जो जनरल में आपको दिक्कत लगा कि कहीं उसका भूख तो कम नहीं है या स्लीप उसकी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, ये भी चीजें हम एक एक करके पूछते जाएंगे उससे। तो हो सकता है मेन कंप्लेंट में 10% का आराम हो, लेकिन बाकी चीजें अगर ठीक हो रही हैं तो यू नो कि अभी आप सही ट्रैक पे हो, हाँ। धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाएंगी। कई बार ऐसा होगा, ये चीज आपको मेन दिखेगी मेल पेशेंट्स में जिनको सेक्सुअल कोई ना कोई डेफिशिएंसी है या सेक्सुअल कोई ना कोई कंप्लेंट है। बहुत बार होगा इनिशियली आपको बताएंगे ही नहीं ऐसी कोई दिक्कत है, लेकिन अगर आपकी रेमेडी से वो चीज ठीक होती है, आपने तो अननोइंगली की, आपको चीज पता ही नहीं थी, 2 या 3 फॉलोअप्स के बाद वो खुद से बताएंगे। तो दिस इज द टाइम, जो जो पेशेंट बता रहा है इसको भी नोट करते जाओ। तो यू कैन से कि मैंने तो रेमेडी इस चीज के लिए दी थी, बट मल्टीपल केसेस में मैंने देखा कि कोई और भी चीज ठीक हो गई जो इन्होंने बताई नहीं। तो ये हमको थोड़ा सा ध्यान देना इसके अंदर। ठीक है सर। we I think we have taken your lot of time, but just last नहीं नहीं, query, that are there any must-have resources, any books or software that you would recommend for a student's clinical practice? ठीक है, स्टूडेंट क्लिनिकल प्रैक्टिस है यानी कि अभी स्टूडेंट हमारा इंटर्नशिप में होगा या पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुका होगा, फर्स्ट सेकेंड ईयर होगा। आई थिंक जो आपके बेसिक्स है, यू नीड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की कोई भी बुक, यू वांट इट विद यू। सेकेंड, आपके पास जो आपके बेसिक मटेरिया मेडिकाज हैं, बोरिक है, एडम्स की नोट है, ये आपके पास होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस एक ऑर्गेनॉन की आपके पास 6th एडिशन बुक होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस 2 बुक्स हैं, एक है द प्रिस्क्राइबर बाय क्लार्क एंड सेकेंड थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस। आई थिंक कि ये सारी बुक्स जो मैंने बताई हैं कहीं ना कहीं इसको स्टूडेंट जो है अपने 5 साल में 5.5 साल में पढ़ चुका होता है। बट ये जो 2 किताबें हैं, प्रिस्क्राइबर है और क्रॉनिक डिजीज है, एक तो बहुत छोटी है, इसे आपने पढ़ना है। प्रिस्क्राइबर को पढ़ने के बाद एक्चुअल आपका कॉन्फिडेंस आएगा क्लिनिक में बैठने का। पेशेंट नहीं भी है, आप डीमोटिवेटेड नहीं रहेंगे उससे। तो मेक श्योर कि आप ये दोनों किताबें पढ़ें। प्लस एक मैं बताता हूँ, ये बुक एक ना टिश्यू सॉल्ट्स की बुक है, इट इज रिटन बाय BN मित्रा। इसमें जो इन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ है सिम्टम्स का, मेडिसिन का जो एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि टिश्यू सॉल्ट्स पे मुझे और कोई ऐसी बुक नहीं मिली थी, दिस हैज बीन अ वेरी हेल्पफुल बुक। तो ये सबको अपने पास रखनी चाहिए आई फील। Okay. So thank you so much for all the expertise advice from you, and we have taken your lot of time. But I think surely think that all the viewers must be learning this, and we will upload this live, so it will going to help a lot of practitioners and aspiring homeopathic students like me. So thank you so much, sir. Thank you for this conversation. थैंक यू, थैंक्स लॉट। ओके।